आ रहा है क्या? नहीं यार लो मत भाई, बता बस केवल यही लो। ठीक है ठीक है ठीक ठीक, वो वाला चालू करो यार, ये कौन लटके लटके घूमेगा ऐसे? आप यहीं पर रहेंगे, बाद में घुमाना पड़ेगा उधर बोर्ड की ओर, उस साइड के लिए थोड़ा इधर को लगाओ इसे हटा के, ताकि दोनों के बीच में आ जाए। ठीक है चलिए देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अब किसके बारे में? भारत के बारे में। तो भारत को हमने क्या है कि देखिए, जो लोग आपके घर से बाहर निकले या फिर आपके दूसरे स्टेट में गए हों, या फिर आप झांसी या ग्वालियर साइड गए हों, या फिर आप नैनीताल साइड गए हों, तो क्या बरेली, झांसी और आपके नैनीताल तीनों की सारी ज़मीन या आपकी टोपोग्राफी या पूरा आपका जो स्थल है वो पूरा एक जैसा या डिफरेंट है? पूरा सारा डिफरेंट है। ठीक, आप दूसरी तरफ जाते हैं गोवा में, तो बरेली जैसा माहौल मिलेगा, अलग मिलेगा? वहाँ की आपकी क्लाइमेट अलग होगी एकदम से। ठीक है, माहौल दूसरा भी बात कर रहा है, ठीक है, दूसरा ना समझिए। ठीक है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आपके पूरे भारत को एक जैसा हर जगह मौजूद नहीं है। लद्दाख में कहीं आपके दूसरे तरीके का फिजिकल फीचर है, भौतिक स्वरूप दूसरा है, बरेली में दूसरा है, यानी कि उत्तर भारत में। ठीक, दक्षिण भारत में जाएंगे तो दूसरा मिलेगा, कोस्टल एरिया में जाएंगे तो और अलग प्रकार का मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत है वो आपका ज़मीन के मामले में, टोपोग्राफी के मामले में, स्थलाकृतियों के मामले में एक जैसा नहीं है। इसीलिए भारत को हम पढ़ने के उद्देश्य से हम इसे आपके डिफरेंट फिजियोग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, फिजिकल डिवीजन करते हैं इसका, यानी भौतिक रूप से हम इसे डिफरेंट पार्ट में बांट देते हैं। देखिए, आपने एटलस होगा तो एटलस में देखिए इस प्रकार का मैप आपको दिख रहा होगा। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको लेना है, जिसको जिन्होंने नहीं लिया है उनका। ठीक, इससे मिलते जुलते शक्ल वाला कोई दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो मैप है वो ये बताता है कि भारत में आपका डिवीजन किस प्रकार से। देखिए, उसके बाद ये एनसीईआरटी वाला मैप है, इसमें देख रहे होंगे जो ऊपर है, देखिए डार्क कलर का इलाका दिख रहा है कि नहीं? ठीक, जो एकदम से जिसमें आपकी लाइनें खिंची हुई हैं। दूसरा वाला कौन सा रीजन है आपका? बीच में आपका लाइट कलर का, और उसके बाद देख रहे होंगे नीचे आपका हल्का सा डार्क, लाइट डार्क। और इस तरीके से भारत के आपका अलग अलग फिजियोग्राफिकल आपकी जो फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक स्वरूप को दर्शाता है ये मैप। ठीक, ये चालू कर दो यार वो वाला, आधा किलो का तो यही है। ठीक है, तो देखिए, तो भारत को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फिजियोग्राफिकल डिवीजन में बांटते हैं। किस लिए बांटते हैं? ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। ठीक, जैसे देखिए, तो इंडिया को हमने क्या किया है, हमने आपके 6 फिजिकल डिवीजन में बांटा है। कहीं कहीं पर आपको आपकी किताबों में 5 लिखा होगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन की इसमें आवश्यकता नहीं है। छठा वाला कौन सा है, इसको अभी हम बात करते हैं। देखिए, तो पहला वाला पार्ट है, हम उसको कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पर्वत श्रृंखला। ठीक, दूसरा वाला कौन सा है? इंडो गंगेटिक प्लेन, यानी कि उत्तर का मैदान जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। नॉर्दर्न माउंटेन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा रीजन आता है? पूरा जितना पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ से उत्तर की ओर। उत्तर में कौन सा? जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख क्षेत्र है, सिक्किम है, ये पूरा क्षेत्र। ठीक, दूसरा वो एरिया जो उत्तर के आपके हिमालय के दक्षिण में है, यानी कि जिसमें हम लोग मौजूद हैं एट प्रेजेंट, उस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उत्तरी भारत का मैदान, या फिर इंडो गंगेटिक प्लेन, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर आता है आपका ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ठीक, जिसको आप जो है आपका, जिसको हम लोग थार डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में। उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। फिर है कोस्टल प्लेन्स, यानी कि आपका तटीय मैदान। और फिर है इंडियन आइलैंड्स। इन सब के बारे में जानेंगे। पहले उससे पहले 2 चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब चीज़ें आपकी एक ही होती हैं या फिर अलग अलग होती हैं? अलग अलग होती है। क्या डिफरेंस है इनमें मेजर? क्या डिफरेंस होता है इनमें मेजर? क्या सिर्फ हाइट का या फिर टोपोग्राफी का भी? टोपोग्राफिकल डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में पहले जान लेते हैं।
मार्कर ला दो दूसरा है। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि आपके पर्वत क्या होते हैं, यानी कि माउंटेन्स क्या होते हैं, और दूसरा पठार यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेट्यू। फिर तीसरा आता है हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, यानी कि हिल्स। ठीक, ले लो तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आ जाए, लेकिन देख लो क्वालिटी गड़बड़ ना हो। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ आपका हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मैदान। मैदान यानी कि प्लेन्स। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पीक यानी चोटी या फिर माउंट। इन सब में आपका एक ही बात है या फिर अलग अलग है। एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपका यहाँ पर, माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वत श्रृंखला। ठीक, अभी एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग हैं ये सारी की सारी चीज़ें? अलग अलग है श्योर। ठीक, एक ही होती तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें भी। तो देखिए पहला आपका आता है कौन सा क्षेत्र आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आपके पर्वत यानी कि माउंटेन्स। तो पर्वत क्या होते हैं, जिनका ढाल जमीन से एकदम से खड़ा हो, खड़े स्लोप्स हों। बात क्लियर? एकदम खड़े का मतलब है कि एकदम वर्टिकल नहीं, ऊंचाई 1200 मीटर से ज़्यादा हो एक ही जगह से। तो जो आपके खड़े ढाल वाले एकदम से ऊंची टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो आपके पर्वत कहलाते हैं। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन के बेस पर इनको हम लोग कई प्रकार से डिवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि धरती क्या बनी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, विवर्तनिक प्लेटें। तो देखिए जैसे आप क्या करते हैं, जैसे भगोने के ऊपर प्लेट डालते हैं, पतीले के ऊपर भी लगाते हैं, तो एक टब में पानी भरिए, उनके ऊपर उस प्लेट को फैला दीजिए, डूबे नहीं, इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो बहुत बड़े टब में पानी भरा, उन्हें प्लेट्स को ऊपर से डाल दिया, तो देखा होगा उनमें क्या होगा, आपके ऊपर तैरती रहेंगी। तो उनके प्लेट के बीच में आपके बाउंड्री भी होगी, एक प्लेट इधर वाली दूसरी प्लेट इधर वाली, तो उनके बीच में स्पेस भी होगा। तो जो ऊपर वाली सरफेस है उसी को मानिए आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स। इसी से धरती का ऊपर वाला धरातल बना हुआ है। अंदर की पार्ट क्या है, जो आपका पानी है प्लेट आपके टब में, उस पानी को समझिए नीचे वाला मोल्टन स्टेट, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और वो आपकी पृथ्वी की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर हम जिस पर रहते हैं सरफेस, इसको क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपरपटी कहते हैं। इसके अंदर कैसी स्टेज है, आपकी द्रवावस्था में रहता है, मोल्टन स्टेट में, और वो कहलाती कौन सी, मेंटल। और उसके नीचे फिर ठोस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोर। ठीक, अभी 3 रीजन कैसी थी, इनको समझिए बिल्कुल किसकी तरह, सेब की तरह। तो सेब का जो बीच वाला पार्ट है जिसमें आपका बीज होते हैं वो है कोर, और जिसको हम लोग व्हाइट वाला पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं वो होता है आपका मेंटल। और जो रीजन आपका जो ऊपर पतली सी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परत जो ऊपर की होती है कलर्ड परत, उसको समझिए सिर्फ क्रस्ट, इतना ही पतला। तो क्रस्ट है वो आपके डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट से बना है। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या करती हैं, धरती जैसे आपकी एक जैसी नहीं रहती सदा। जैसे हम आपके जन्म के बाद एक जैसे नहीं रहते, ग्रोथ होती है, फिर आपका जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, और अंततः मृत्यु भी होती है। ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट क्या करती हैं, आपका बदलाव आता रहता है उनमें। अब उन बदलावों से कई बार क्या होता है, 2 टेक्टोनिक प्लेट है, मान लेते हैं आपकी एक इधर है और एक इधर है। जब दोनों आपस में क्या कर सकती है, 2 प्लेट यहाँ पर आपस में रह रही हैं, उनमें यह भी हो सकता है टक्कर लग जाए, और ये भी हो सकता है दूरी बढ़ जाए। ठीक, तो जब आपस में 2 प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा आपका, आप यूँ समझिए 2 कॉपी लीजिए बुक्स को और ऐसे बढ़ाइए तो क्या होगा, ऐसे ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगी। तो जब इस प्रकार से फोल्डिंग होती है तो आपके क्या बनते हैं, तब एक प्रकार के पर्वत बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बलय पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि हमारा हिमालय है वो क्या है, किस प्रकार का है, फोल्ड माउंटेन्स है। हम लोग एशिया के नहीं हैं, यानी धरती है वो हमारी क्या है, आपका जो पार्ट है धरती का, यानी इंडिया वाला रीजन है, ये आपका एशिया का पार्ट नहीं है, ये आपका अफ्रीका से ज़्यादा रिजेंबल करता है, ज़्यादा क्लोज है उसके। समय के साथ हमारी जो प्लेट है, इंडिया वाला हिस्सा, ये टकराया किससे, एशिया से, यूरेशियन प्लेट से।
जब यूरेशियन प्लेट से टकराए तो इसने टक्कर ऐसे मारी, क्या हुआ आपका, वहाँ पर जहाँ जगह आज हिमालय खड़ा है वहाँ पर आपके पहले कभी सागर हुआ करता, जिसमें हम बैठे यहाँ पर भी सागर होता था जिसका नाम था तेथिस। और जब आपस में दोनों टकराए तो ऊपर के लिए आपकी ज़मीन उठती चली गई। उस जमीन उठी हुई पार्ट को आज हम बोलते हैं किसके नाम से, हिमालय के नाम से। ठीक, तो एक प्रकार के पर्वत कौन से होते हैं, जब आपके दो प्लेट टकराएं आपस में और उनके ऊपर से जमीन आपकी फोल्ड पड़ जाए तो उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन या फिर बलय पर्वत यानी हिमालय। दूसरे कौन से होते हैं, जब आपके क्या हो जाए, दो प्लेटों के बीच गैप बन जाए। जब गैप बनेगा तो आपके इधर उधर उठ जाएंगे तो बीच में खाई रह जाएगी, किनारे जो उठे रह जाते हैं उनको बोला जाता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ठीक, ब्रंसोत्थ पर्वत, इस प्रकार का उदाहरण भारत में मिलता है सतपुड़ा में। देखा होगा आपने, एक तरफ तापी नदी है, दूसरी तरफ नर्मदा नदी है और उनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, आपका सतपुड़ा। बाद में जानेंगे इन सब के बारे में आपका डिटेल में। तीसरे प्रकार के होते हैं वॉल्केनिक। ये अच्छी खासी जगह है, यहाँ पर जमीन के अंदर से आपका ज्वालामुखी फट जाए, ज्वालामुखी में से क्या निकलेगा, मैग्मा निकलता है। मैग्मा ठंडा होकर क्या बनाएगा, लावा बनाएगा। तो कई बार क्या होता है, उसकी जगह टीला बन जाता है, यानी कि आपका ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। ठीक, जैसे कि है कोई भारत में ज्वालामुखी पर्वत, बैरन द्वीप और नारकोंडम। ठीक, ये दो फेमस है, वैसे और भी हैं भारत में। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये आपके एक्टिव वॉल्केनोज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। मोना लोआ है, ये भी है आपका, कहाँ पर, ये हवाई में है। ठीक, किलिमंजारो नाम आपने सुना होगा, कहाँ पर है किलिमंजारो, अफ्रीका में। ठीक, तो यही वॉल्केनिक माउंटेन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पर्वत होते हैं आपको कैसे होते हैं, उन पर ऊंचे होते हैं आपके धरातल से काफ़ी, और आपके ढाल कैसे होते हैं, स्लोप होते हैं। उनका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, एकदम वर्टिकल नहीं होता, एकदम खड़े ढाल नहीं होते, तिरछे ढाल होते हैं, स्लोपी रीजन होता है उनका। ठीक, वही तीन प्रकार के हैं मुख्यतः, बाकी और जानेंगे इनके बारे में। रेजिडुअल माउंटेन भी होते हैं। एक रेजिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत, कोई बहुत पुराना पर्वत है, अब जो बहुत पुराना पर्वत है उस पर क्या होगा, मौसम की मार पड़ेगी, जैसे इंसान के ऊपर पड़ती है, बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर से परतें उतरने लगेंगी, अपर्दन होने लगेगा उसका। अपर्दन मतलब उसकी चीज़ें क्या होने लगे, वहाँ से मिट्टी उठ के जाने लगे। ठीक, वहाँ से चीज़ें खत्म होने लगे। जैसे आपका राजस्थान में अरावली पर्वत, हवा चलती है उसके ऊपर से मिट्टी हट जाती है। बहुत सारी नदियाँ भाई, नदियाँ क्या करेंगी, ऊपर से जब पानी बरसेगा तो आपका मिट्टी उठा के लाएगा, बहा कर लाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वहाँ पर अपर्दन के फलस्वरूप जो आपके माउंटेन बचते हैं उनकी हाइट कम होती जाती है समय के साथ। अरावली पर्वत पहले दुनिया में सबसे पुराने पर्वतों में गिना जाता है। ये बना था पहले किससे, फोल्ड माउंटेन, हिमालय की तरह ही, लेकिन समय के साथ ये बहुत पुराना है। इस पर क्या होने लगा, अपक्षय होने लगा, अपर्दन होने लगा, दैट मीन्स विदरिंग और इरोजन, ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली चलने लगी। और बचा क्या फिर आज की डेट में, अवशिष्ट बचा, यानी बहुत कम उसकी हाइट बची है और अवशेष ही मात्र बचे हैं, उसके रिमेन्स बचे हैं केवल। ठीक, तो इसलिए अरावली को हम लोग रेजिडुअल या फिर अवशिष्ट माउंटेन भी कहते हैं। तो ये चौथे प्रकार का माउंटेन भी है। ठीक है, फिर आता है प्लेटिव आपका पठार, यानी हाँ एक उसके बाद आता है पीक। तो मान लेते कोई आपका ऐसे पर्वत है, तो पर्वत में क्या होगा, एक हिस्सा जरूर होगा जो उसको उठा होगा ऊपर के लिए। कोई पर्वत है बहुत लंबा सा, उसमें एक हिस्सा होगा जो आपकी ऊंची चोटी की तरह दिखेगा, तो हम उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे पीक, चोटी या फिर माउंट। जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालय क्या है, पूरा पर्वत श्रृंखला है और उसमें एक चोटी है सबसे ऊंची, उसमें हमने उसे क्या नाम दे दिया, उसे माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया या फिर चोटी नाम दे दिया। ठीक, फिर आपका माउंटेन रेंज, अगर कोई पर्वत बहुत दूर तक लंबी, हजारों, कई बार आपके सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर दूरी तक अगर मौजूद हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। बात क्लियर। ठीक, फिर आता आपका हिल्स। पर्वत तो ये तो हिल, पहाड़ियाँ क्या होती हैं, वो पर्वत जिनकी ऊंचाई कम होती है, काफ़ी कम होती है, हम उन्हें क्या बोल देते हैं, उन्हें पहाड़ियाँ कह देते हैं, हिल्स कह देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, हम हिमालय को जो बोलते तो हिमालय को हमेशा माउंटेन कहते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि हिमालय, आपके हिमालय के लिए हिल्स कहा गया हो, हिमालयन हिल्स, लेकिन अरावली हिल्स पढ़ा होगा, आबू हिल्स पढ़ा होगा, माउंट आबू हिल्स, सतपुड़ा हिल्स पढ़ा होगा। तो जितनी भी दक्षिण भारत की आपकी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये सारी की सारी, इनकी हाइट बहुत कम बची है, तो इसलिए इनको क्या इस्तेमाल कर लेते, बट इनको बोल देते पहाड़ियाँ, यानी कि हिल्स। बात क्लियर। तो ज़्यादा ऊंचाई है तो माउंटेन, कम ऊंचाई है तो पहाड़ियाँ। उसके बाद आता है आपका पठार। पठार क्या होता है, ये भी पथरीला क्षेत्र होता है, ऊबड़ खाबड़। कैसा होता है, पथरीला क्षेत्र, ऊबड़ खाबड़। अगर जो लोग आपके गए हों, कहाँ पर आप गए हों, दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है, कर्नाटक साइड गए हो, कर्नाटक बहुत दूर है, झांसी ग्वालियर गए हो तब भी आपको पता लग जाएगा।
ठीक। तो वहाँ पर जो ज़मीन होती है उसमें मिट्टी के यानी अवशेष आपके अवसाद होते हैं वो कम होते हैं काफ़ी। वहाँ ज़्यादा क्या होता है, वहाँ आपको पठारी आपके क्या मिलेगा, चट्टानें मिलेंगी। और चट्टानें पर्वत टाइप की नहीं होंगी, पहाड़ियाँ टाइप की नहीं होंगी, कैसी होंगी, एक काफ़ी दूर तक चट्टानें होंगी और उनके किनारे कैसे होंगे, एकदम से खड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे सपोज करिए ये कोई ज़मीन है, एकदम से क्या हुआ आपके इसके किनारे एकदम स्टीप होंगे। लेकिन माउंटेन की जब बात होगी तो इसके किनारे कैसे होंगे, स्लोपी होंगे, ढालदार होंगे। लेकिन यहाँ पर किनारे कैसे होंगे, खड़े होते हैं। चूंकि आसपास के क्षेत्र से ये ऊंचा होता है इसलिए इसको एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेबल लैंड। क्या बोलते हैं, टेबल लैंड। तो पठार के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, टेबल लैंड। कई बार इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अपलैंड्स, और भी इस्तेमाल करते हैं, हाईलैंड्स। तो इसके लिए 3-4 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पठारी क्षेत्र के लिए। बात क्लियर। फिर अगला आता है कौन सा, आपका मैदान। मैदान क्या होता है कि जब आपके पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में जब वर्षा होती है, अब वर्षा कम होती है, लेकिन जब पुरानी समय से आपके जब इनका फॉर्मेशन चल रहा था, जब ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ से क्या होगा, मिट्टी बहकर आएगी या नहीं आएगी। तो कहाँ जाके जमा होगी, किसी निचले स्थान पर, किसी गड्ढे में। और सदियों में, हजारों लाखों सालों में क्या हो जाएगा, वो गड्ढा पूरी तरह भर जाएगा। अब वो गड्ढा क्या हो सकता है, कोई झील भी हो सकती है, कोई समंदर भी हो सकता है, कोई आपकी बड़ी घाटी हो सकती है। तो जब वो इस तरीके से भर जाएगा तो कैसा लगेगा, हमारी तरह लगेगा जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। ना तो इसमें क्या होगा, पहाड़ियाँ होंगी, ना ही इसमें पर्वत होंगे, ना ही इसमें आपकी कोई चोटियाँ होंगी। एकदम फीचरलेस होगा, कोई टोपोग्राफी नहीं होगी, स्थलाकृति कुछ नहीं होगी, सपाट जैसा दिखेगा। और किसका बना होगा, अवसादों का बना होगा। तो जब इस प्रकार की संरचना मिलेगी तो हम उसे क्या बोल देंगे, मैदान कह देते हैं। सबसे बड़ी उदाहरण एकदम इसी कंसिडर करिए, जैसे हम यहाँ पर, किसी ने आज तक कोई पहाड़ देखा, बरेली के आसपास कोई मौजूद हो, है कहीं? अच्छा, नैनीताल तो दिमाग में नहीं घूम रहा है। हाँ, वो ये बरेली के आसपास नहीं, वो उधर है, दूसरी तरफ है, ठीक है। आप पूरे रीजन में यहाँ से चले जाइए, कहाँ से, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इधर पूरे इस रीजन में कहीं भी आपको कोई पहाड़ नहीं दिखेगा, कोई फीचर नहीं दिखेगा। तो इसको बोलते हैं फीचरलेस टोपोग्राफी। ठीक। तो मैदान क्या होता है, दूसरी चीज, मैदान बनता किससे, अवसादों से। अब ये अवसाद क्या होते हैं, हवा चलती है, हवा के साथ में क्या उड़ती है, धूल उड़ती है। अब वो धूल कहाँ जाके जमा हो जाएगी, आप आते होंगे पहले सीट पहुँचते हैं कि नहीं, अभी तो खैर बंद है इसमें, तो आपकी नहीं बनते होंगे, घर में जाते होंगे या स्कूल में कॉलेज में जाते होंगे तो क्या होगा, आप सीट पर हाथ लगा कर देखते हो, उसमें धूल मिलती होगी। भाई धूल क्या है, भाई अवसाद है। आई कहाँ से, वो किसी आस पड़ोस के एरिया से हवा चली तो उड़ाकर लेके आई, जब उड़ाकर लेके आई तो कहीं तो जमा होगी। तो यही जो कण हैं आपके, धूल के हों, मिट्टी के हों, ये जब आपके एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जमा हो जाएंगे तो यही कहलाएंगे अवसाद यानी सेडिमेंट्स। बात क्लियर। तो हिमालय आपका जो मैदान बनता है वो किससे बनता है, सेडिमेंट से बनता है, यानी कि आपके अवसादीकरण से बनता है, अवसादों के जमा होने से बनता है। ठीक। तो ऐसे ही हमने आपके भारत को कई सारे फिजिकल डिवीजन्स में बांट रखा है, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक। तो भारत के कितने फिजिकल डिवीजन हैं, कई बार आपके 5 लिखे हैं, आपके कई बार 6। तो 5 अगर मानेंगे तो जो प्लेन है वो भारत में 2 प्रकार का है। एक तो आपका उत्तर भारत का मैदान, दूसरा आपका तटीय मैदान जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक। तो एक बार मैं फिर से हिंदी में डायरेक्ट कर देता हूँ। आपका पहला वाला कौन सा है, सबसे पहले इसको बोलते हैं उत्तर भारत के पर्वत या उत्तरी पर्वत। उसके बाद कौन से हैं, दूसरे उत्तर भारत का मैदान, दूसरा डिवीजन। या इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक। उसके बाद आता है ग्रेट इंडियन डिजर्ट, यानी कि महान भारतीय मरुस्थल जिसको हम लोग थार मरुस्थल भी कहते हैं, और ये कौन से राज्य में है, राजस्थान में। उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। फिर है कोस्टल प्लेन, यानी कि तटीय मैदान, जहाँ गोवा है, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक तटीय क्षेत्र है, या फिर गोदावरी कृष्णा वाला ये रीजन है। तो भारत में क्या है, वहाँ पर भी तटीय मैदान मिलते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर इंडियन आइलैंड्स, यानी कि भारतीय द्वीप समूह। और भारत में 2 द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा भी भारत में कई सारे और अलग अलग द्वीप हैं, लेकिन द्वीप समूह की जब बात होगी तो सिर्फ 2 ही है। ठीक है, बात क्लियर। तो देखिए अब इनके एक एक करके इनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं हम किसके बारे में, उत्तर भारत के मैदान के, आपके उत्तरी माउंटेन्स के बारे में, शिवालय, आपके हिमालय के बारे में।
तो देखिए जब हम भारत की बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स की, तो आपको ये नक्शा सामने दिख रहा है, इसके ऊपर एक गांठ दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं, ये वाली डार्क कलर में, क्लियर है ना। ये कौन सी, इसी को आपको जब मैं रीजनल पढ़ाई थी एशिया में तो बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग पामीर की नोट या पामीर नोट। दुनिया में सबसे ऊंची जगह में से एक है ये, इसलिए इसे दुनिया की छत भी कहते हैं, पढ़ा है कि नहीं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यही वाला पूरा रीजन। और ये वो क्षेत्र है जहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी माउंटेन रेंज जाती हैं। आपको मैंने बताया था इस साइड के लिए कुल्लून है, ऊपर के लिए जाएगी इधर 76 लिख रहा है इस साइड में, तो यहाँ पर तिएनसान है, इधर के लिए हिंदकुश है, इधर सुलेमान है, ठीक। यहाँ पर इंडिया में कई सारी रेंजेज हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके हिमालय कहाँ है, आपके ये वाला कौन सा राज्य है भारत का, कल ही डिस्कशन हुआ, ये कौन सा राज्य है, ये लद्दाख है, और इधर जम्मू कश्मीर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं आपके भारत के उत्तर से लेकर यानी कि लद्दाख से लेकर कहाँ तक, ये कौन सा राज्य इस वाले डायरेक्शन ईस्ट में, अरुणाचल। ये भारत की पूरी उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, और इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं उत्तरी मैदान, और आपकी उत्तरी पहाड़ियाँ या फिर उत्तरी पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन्स। अभी नॉर्दर्न माउंटेन्स ही दो प्रकार का है, हमने इसे दो डिवीजन में बांट रखा है। अब वो दो डिवीजन कौन कौन से हैं, एक डिवीजन को कहा जाता है आपके हिमालय, क्या बोलते हैं, हिमालय। दूसरा डिवीजन है वो क्या कहलाता है, देखिए उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है पार या उसके परे, ठीक। तो जो आपकी नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जितना आपको डार्क कलर का दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की पूरी उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और इन पर्वत श्रृंखलाओं को बोलते हैं हम लोग उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। अब इस नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, आपकी दो प्रकार की हैं। एक तो वो जो हिमालय कहलाती हैं, और ये कब बनी, जब इंडियन जो प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो टकराई एशिया से। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद थी इस बाउंड्री पर, जो आज की डेट में कहाँ पड़ती हैं, तिब्बत में और ताजिकिस्तान वाले क्षेत्र में, चाइना वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। और उनको क्या बोल दिया गया, चूँकि हम हिमालय में बैठे हुए हैं, हमारा जो रीजन है वो हिमालय है, तो हिमालय के जो पार वाला क्षेत्र है उसे क्या बोल दिया, ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से जो उत्तरी श्रृंखलाएं हैं, उत्तरी पहाड़ियाँ, उनको दो डिवीजन में बांटा आपका, हिमालय और ट्रांस हिमालय। इनमें नया कौन सा है, हिमालय या ट्रांस हिमालय, हिमालय नया है, उससे पुराना कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कई सारी श्रृंखलाएं हैं। फिर अब वो कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, अभी आपने सुना होगा, देखिए भारत में, भारत की जो चीन के बीच स्टैंड ऑफ था, लगातार बना हुआ था, कहाँ पर, इस वाले रीजन में, यहाँ, ठीक। ये झील है यहाँ पर जिसका नाम है पेंगोंग सो, और एक थी नदी जिसका नाम है गलवान घाटी। तो गलवान एक नदी है और दूसरी एक नदी कौन सी, आपके एक झील थी कौन सी, पेंगोंग सो। तो ये कौन से रीजन में आती है दोनों, कौन से राज्य में, लद्दाख में, ठीक। तो लद्दाख का जो पूरा क्षेत्र है उसमें हिमालय से पार वाली श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और इन ट्रांस हिमालय श्रृंखलाओं में तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे उत्तर की ओर जो है हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काराकोरम। उसके बाद दूसरी श्रृंखला जो आती है वो कौन सी है, वो है फिर लद्दाख। तो याद रखिए लद्दाख क्या है आपकी, लद्दाख श्रृंखला है वो क्या है, लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसी के नाम से माउंटेन रेंज भी है। उसके बाद कौन सी आती है, यहाँ पर आता है फिर जास्कर, और इधर के लिए बढ़ जाएंगे तो एक श्रृंखला आएगी जिसका नाम है कैलाश। अब कैलाश के नाम से दिग्भ्रमित मत होइएगा, यानी कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो हमारे शिव जी का कैलाश जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट कैलाश, तो वो एक चोटी है, एक पीक है। वो कहाँ लाइज करता है, वो यहाँ पर है, ठीक, यानी उत्तराखंड के जस्ट ऊपर। और जब हम बात करेंगे पूरी कैलाश की, तो कैलाश पूरी एक रेंज है, पर्वत श्रृंखला है काफ़ी लंबी, जो लद्दाख से लेकर चाइना के, तिब्बत के, उत्तराखंड के ऊपर तक आपकी डिस्ट्रिक्ट लाइज करती है पूरी तरह, ठीक। तो देखिए तीन श्रृंखला यहाँ पर लाइज करती है। सबसे उत्तर की ओर बात करेंगे तो ये कौन सी है, ये है काराकोरम। काराकोरम टोटली वो रेंज है जो आज की डेट में पड़ती है आपके पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख में, यानी लद्दाख के उस हिस्से में जो कहाँ पर है, किसके कब्जे में है, पाकिस्तान में है, ठीक। कल ही मैंने इसको बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं गिलगित और बाल्टिस्तान, ठीक। याद है ना, गिलगित और बाल्टिस्तान।
ठीक है। अभी इस वाले रीजन की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पर भारत में देखिए दुनिया में दो जगह आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स की अगर बात होगी तो, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सूरज की रोशनी या तो पहुँचती नहीं है, और पहुँचती हुई तो इतनी कम रहती है कि वो उस बर्फ को पिघला नहीं पाती। अब ग्लेशियर क्या होते हैं? ये बर्फ के पहाड़, यानी जहाँ आपका परमानेंट पानी किस फॉर्म में रहे, बर्फ के रूप में जमा रहे। ठीक, तो ऐसे जो ग्लेशियर्स हैं वो आपके दो जगह मिलते हैं, आपके उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा रीजन है? आर्कटिक रीजन बोलते हैं हम इसको, और दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका और बर्फ से जमा हुआ है, उस पर तो 20-20 किलोमीटर की मोटी परत है आपकी बर्फ की। अब इसके बाद अगर दुनिया में कहीं पर भी अगर बर्फ मिलता है, बर्फ के रूप में जमा हुआ, यानी ग्लेशियर्स मिलते हैं, तो वो आपका है हिमालय रेंज। इसीलिए कई बार हिमालय को, इस रीजन को बोल देते हैं आपका थर्ड पोल। क्या बोल देते हैं? थर्ड पोल, तीसरा ध्रुव। तो दो ध्रुव कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं बर्फ आपके ग्लेशियर्स। और दूसरा वाला कौन सा बोल दिया हमने? इसको बोल दिया थर्ड पोल। थर्ड पोल मतलब वो रीजन जहाँ पर आपके ग्लेशियर दोनों ध्रुवों के बाद सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इस रीजन की बात करेंगे तो ग्लेशियर्स यहाँ पर कई सारे। एक ग्लेशियर वो है जिसको आपकी दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड भी है, सबसे ऊंचा युद्ध भूमि भी है, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान को लेकर कई बार लड़ाई झगड़े की नौबत आई है। और वो कौन सी जगह है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर मैंने बताया था, उसी का वो ही पार्ट है जहाँ पर आज की डेट में भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। वो कौन सी थी जगह? इंदिरा कोल। ठीक, तिकोना सा हिस्सा था, मैंने कल आपको दिखाया था ऊपर वाले रेंज में, इस वाले पार्ट में यहाँ पर। ठीक, तो जो काराकोरम रेंज है उसमें आपके बहुत सारे पहाड़ी श्रृंखला है, उसमें आपके कई सारे ग्लेशियर्स हैं उस वाली रेंज में। ठीक, तो जो काराकोरम में सबसे ऊंची जो जगह है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, और उसका नाम है K2। ये देख रहे होंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, कौन सी जगह? K2। तो भारत, पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो कौन सी है? K2। लेकिन ये सिर्फ कागजों में है, नक्शे में है, ये हमारे कब्जे में नहीं है। K2 किसके कब्जे में है? ये आपके पाक ऑक्युपाइड लद्दाखी क्षेत्र में है, यानी वो क्षेत्र जो लद्दाख का वो हिस्सा जो किसके कब्जे में है? पाकिस्तान में। और ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है। कल मैंने आपको बताया था कश्मीर, आपके कश्मीर को 5 विभाजन थे। जम्मू कश्मीर जो पहले वाला पुराना राज्य था उसके 5 डिवीजन थे। सबसे ऊपर वाला रीजन था वो कौन सा था? गिलगित। उसके नीचे बाल्टिस्तान, उसके नीचे कश्मीर घाटी, उसके नीचे जम्मू, पंजाब से लगता हुआ जम्मू, उससे ऊपर जाएंगे तो कौन सा आपका? कश्मीर, उससे ऊपर जाएंगे तो गिलगित, वो बाल्टिस्तान, उससे ऊपर जाएंगे तो गिलगित, और ईस्ट डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो कौन सा वाला पार्ट? लद्दाख। ठीक, तो अब देखिए जब इसको 2 पार्ट में बांटा गया तो इन 5 भौगोलिक क्षेत्रों में से जम्मू और 2 रीजन, यानी जम्मू और कश्मीर घाटी, इन दोनों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसका नाम कर दिया आपका जम्मू एंड कश्मीर। और बाकी जो 3 क्षेत्र हैं, गिलगित, बाल्टिस्तान और लद्दाख, वो तीनों किसमें बना दिए? अलग केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें से उन तीनों क्षेत्रों में से लद्दाख के, गिलगित और बाल्टिस्तान भारतीय हिस्से में नहीं है फिलहाल। और लद्दाख का भी एक बड़ा हिस्सा जिसको हम अक्साई चिन्ह कहते हैं, वो भी किसके कब्जे में है? किसके कब्जे में? चाइना के। ठीक, तो जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है वो आपका काराकोरम। तो याद रखना है कि भारत के सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? काराकोरम है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है K2। ठीक, यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर हैं जिसमें आपका सियाचिन सबसे बड़ा है, साल्टोरो भी इसी में आता है। ठीक, अगर आपके सामने मैप रखा हो तो उसको पलट कर देखिए, आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स निकाल कर, उसमें कई सारे आपको दिखेंगे। ठीक, अगर आपके पास एटलस रखा हो तो। रखा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं। नंगा पर्वत नीचे है और आपका K2 और ऊपर है। दिख रहा है कि नहीं? इस टाइप का आपका मैप अगर आपके सामने हो, इसमें जिसमें आपका कश्मीर के बारे में स्पेशली दे रखा हो, जो इंडिया का मैप है फिजिकल डिवीजन उससे आगे दे रखा होगा, इंडेक्स में देखिए, उसमें लिखा रहा होगा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से। ठीक, जो एटलस लाए वो लोग, बाकी लोग नहीं लाए तो सिर्फ आप प्रवचन सुनिए। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? तो इसमें देख रहे होंगे, देखिए बीच वाला जो पार्ट है आपके, जो चोंच की तरह नीचे निकला हुआ हिस्सा, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये वाली जो श्रृंखला है वो यहाँ पर ऐसे है,
इसको बोलते हैं काराकोरम। मैंने कल बताया था ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, यही है इंद्राकोल। और ये भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात आएगी तो ये वाला रीजन इसको बोलते हैं किलिक। ये किलिंग दर्रा है, उसके बगल में आपका मौजूद आपका लाइज करता है, ठीक। तो यहाँ पर जो तिकोना सा हिस्सा है वो कौन सा, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। और इस जगह यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं K2, 8000 कितनी है 611 मीटर की हाइट, ठीक। और इस K2 को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। बात क्लियर। तो वर्चुअली अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो हिमालय में या फिर ट्रांस हिमालय में, तो ये ट्रांस हिमालय में। और ये भारतीय कब्जे में नहीं है लेकिन भारतीय नक्शे में अवश्य है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या होता है, अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आप ये तो नहीं कहेंगे उसी का है, वर्चुअली ये तो कहते रहेंगे घर मेरा है भले कब्जा किसी और का सही। तो भाई हाल आज की डेट में भारत का है, ठीक है। उसके नीचे जब यहाँ पर आएंगे तो दूसरी एक रेंज आएगी और उस रेंज को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। कौन सी, लद्दाख रेंज, ठीक। अब ये लद्दाख रेंज क्या है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाली रेंज, ये लद्दाख रेंज है। ये पूरे लद्दाखी क्षेत्र में गिलिक बाल्टिस्तान वाले रीजन में आती है। और इसके नीचे यहाँ पर जाएंगे तो एक रेंज आपको दिखेगी, कौन सी वाली, जास्कर रेंज, ठीक। यहाँ पर जास्कर के नाम से एक नदी भी है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक रेंज दिखेगी जिसका नाम है कैलाश रेंज। तो याद रखना ये चारों की चारों जो रेंजेस हैं वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय बना उससे पहले भी ये मौजूद थी, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, इसीलिए इनको नाम दे दिया ट्रांस हिमालय। तो नॉर्थ टू साउथ अगर इनको लगाएंगे तो सबसे नॉर्थ में कौन सी रेंज है, काराकोरम रेंज, उसके नीचे लद्दाख रेंज, उसके नीचे जास्कर रेंज, उसके नीचे कैलाश रेंज। और ये चारों की चारों किसकी है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बात क्लियर। इनमें से लिखित रूप में नक्शे के रूप में ये तीनों भारत का हिस्सा है, इनका एक्सटेंशन किसी और देश में नहीं है। लेकिन जो कैलाश रेंज है वो इंडिया में भी पड़ती है और चाइना में भी पड़ती है। तो पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज है जो आपके तिब्बत और भारत दोनों में लाइज करती, तो वो कौन सी है, कैलाश रेंज है, ठीक। तो कैलाश रेंज क्या करती है आपकी, यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह लाइज करती है इस वाले पूरे रीजन में, यहाँ से, ठीक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी आपने पढ़ा होगा आपका भारत और चीन के बीच स्टैंड जब हुआ था तो उसके बाद सैनिकों की वापसी हुई थी, तो एक जगह होगी न्यूज में रही थी ब्लैक टॉप, याद है कि नहीं। तो ब्लैक टॉप क्या है, वो कैलाश रेंज का ही पार्ट है, ठीक है। वो भी एक चोटी है माउंट कैलाश की तरह। ऐसे ही कई सारी यहाँ पर पीक्स हैं जो इस रीजन में आपकी लाइज करती हैं, ठीक। तो दूसरी चीज अभी जो न्यूज में रही है वो एक झील है जिसका नाम आपका पेंगोंग सो, न्यूज में थी लगातार। वो झील आपके किन दो श्रृंखलाओं के बीच में है, अगर सिक्वेंस से लगाने को आ जाए तो आपसे पूछा जाए तो कौन सी रेंज में, तो देख रहे होंगे ऊपर की ओर लद्दाख रेंज है, नीचे की ओर जास्कर और कैलाश रेंज है, दिख रही है कि नहीं। तो जास्कर तो पीछे की ओर रह गई यहाँ पर, वो तो खत्म हो गई इस रीजन में आके। तो लद्दाख और कैलाश रेंज के दोनों के मिडल में पड़ती है कौन सी, पेंगोंग सो झील, जो अभी स्टैंड ऑफ का कारण बनी थी। बात क्लियर। अब आते हैं फिर उसके बाद कौन से रीजन में, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय। तो ये तो ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय हिमालय के बनने से पहले से मौजूद था और वो आज भी मौजूद है, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। यहाँ पर बरसात कम होती है, ठंडा इलाका ज़्यादा रहता है, इसीलिए इस रीजन में आपका डिजर्ट जैसा माहौल मिलता है, यानी कि मरुस्थल जैसा। तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसी होगी, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो टोटली कैसी है, वो शुष्क है, यानी ड्राई क्लाइमेट है। तो मरुस्थल किसे कहते हैं, जहाँ बरसात ना हो या जहाँ पर शुष्क मौसम ज़्यादा हो, ठीक। जहाँ शुष्क मौसम ज़्यादा यानी ड्राई क्लाइमेट जो होगी उसी को हम डिजर्ट कहेंगे। इसीलिए डिजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक आपके गर्म यानी वार्म और दूसरे ठंडे। तो ये जो पूरा रीजन है ये कौन सा वाला डिजर्ट है, ये ठंडा डिजर्ट है। तो पढ़ा होगा भारत में दो आपके मरुस्थल हैं, लद्दाख और एक दूसरा थार। तो थार गर्म है और लद्दाख ठंडा रीजन है। बात क्लियर। अब आते हैं किसके बारे में, हिमालय के बारे में। तो जो हिमालय है वो आपका पूरी तरह भारत के नॉर्दर्न फ्रंटियर पर है, यानी पूरी तरह भारत की उत्तरी सीमा पर। और एक तरीके से कहा जाए तो आपका
हिमालय है तो हम हैं, या भारत मौजूद है। आप सोच कर देखिए, अगर हिमालय नहीं होता पूरे नॉर्दर्न फ्रंटियर पर हमारे, तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता? क्या कोई इफेक्ट होता? ठीक, ये इलाका मरुस्थली जैसा होता। कारण क्या है कि देखिए, इस वाले रीजन से बहुत सारी ठंडी हवाएं चलती हैं, और ये ठंडी हवाओं को रोकने का काम किसका है? हिमालय का। अगर ये हिमालय नहीं होता, जो सेंट्रल एशिया से, यानी कि आपके केंद्रीय मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, वो इस एरिया में आती, और ये पूरा रीजन आपका मानसून टाइप की क्लाइमेट ना होकर यहाँ पर कैसा हो जाता? ठंडा इलाका होता। तो ना इतनी फसलें होती, ना इतने लोग रह रहे होते। बात क्लियर? और जब फसलें नहीं होती तो क्या होता? आबादी भी कम होती। हार्श क्लाइमेट में पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, ना ही पनप पाती है। ठीक, तो देखिए, तो जो हिमालय बना उसका क्या हुआ कि जो इंडिया वाली प्लेट है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो था एक सागर, और जो एशिया है वो यूरेशिया, दोनों मिलाकर आपका यूरोप और एशिया मिलकर कहलाते थे यूरेशिया। तो जब आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट में आपस में टूटन हुई, तो इंडिया वाली प्लेट खिंची चली आई किसकी ओर? चाइना की तरफ, और फाइनली आगे किससे टकरा गई? आपके तिब्बत से टकराई। तो ये टक्कर एक बार में नहीं हुई, अलग अलग समय पर टक्कर हुई। जब पहली बार टकराई तो एक आपका बीच में क्या हुआ? बलय पड़ गया, यानी फोल्ड पड़ गया। तो जब पहली बार टकराई तो पहली बार फोल्ड पड़ा, तो आपकी पहली श्रृंखला बनी, जिसको नाम क्या दे दिया गया? इस हिमालय की पहली श्रृंखला को इसे नाम दे दिया गया ग्रेट हिमालय। क्या नाम दे दिया गया? ग्रेट हिमालय, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, हिमाद्री। क्या बोल दिया? हिमाद्री। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आपका वो हिस्सा, हिमाद्री मतलब हिम मतलब बर्फ, यानी वो हिस्सा जो आपके पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ हो। जब दूसरी बार टक्कर हुई तो क्या हुआ? आपका फिर से एक फोल्ड पड़ा आपका उसमें। जब दूसरी बार फोल्ड पड़ा तो इसे नाम दे दिया गया मिडिल हिमालय। क्या नाम दे दिया? मिडिल हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय। इसको बोलते हैं महान हिमालय, और इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। ठीक, तीसरी बार जब फोल्ड पड़ा तो इसे क्या बोल दिया गया? इसे बोल दिया गया शिवालिक रेंज, यानी कि शिवालिक श्रृंखला। बात क्लियर? अब जो तीन बार जब टक्कर हुई तो इसमें देख रहे होंगे आपके तीन लाइन दिख रही होंगी आपको, एक यहाँ से लेकर पूरे इस रीजन में यहाँ तक, दूसरी लाइन आपको दिख रही होगी ये वाली बीच में डॉटेड फॉर्म में, और तीसरी दिख रही होगी नीचे की ओर। बात क्लियर? तो हिमाद्री क्या है आपकी? सबसे नॉर्थ में, और मिडल में कौन सी है? मध्य हिमालय, या फिर आपका मिडिल हिमालय। इसको एक और नाम से जानते हैं, हम इसे कह देते हैं हिमाचल। क्या बोल देते हैं इसे? हिमाचल। तो कुल मिलाकर आपके हिमालय की श्रृंखला को, पूरी माउंटेन रेंज को हमने तीन समानांतर श्रृंखला में विभाजित किया, और ये तीनों समानांतर श्रृंखलाओं का एक्सटेंशन किधर से किधर है? उत्तर से पश्चिम, या फिर आपके पश्चिम से पूरब, या उत्तर से दक्षिण। इनका जो एक्सटेंशन है मोटे तौर पर वो कहाँ से है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो हिमालय है वो भारत में कहाँ पर है? भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूरब, या फिर पूरब से पश्चिम है। और ये कितनी श्रृंखलाओं में है? ये तीन समानांतर श्रृंखलाओं में है। जो सबसे उत्तर की ओर है, सबसे पहले बनी, सबसे बाहर की ओर है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? उसे ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। बात क्लियर? और जो दूसरी बार कौन सी है आपकी? जो रेंज आपके मिडिल में है, दूसरी बार बनी, उसके हमने क्या नाम दे दिया? मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय या फिर आपका हिमाचल। तीसरी बार जो आपकी श्रृंखला सबसे बाद में बनी, उसको क्या नाम दे दिया? शिवालिक। बात क्लियर? ठीक, तो कुल मिलाकर क्या इसकी, या फिर इसको बोलते थे लोअर हिमालय, निम्न हिमालय। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? आपके तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं आपकी ऊंचाई में, एक्सटेंशन में, समय में, सब में अलग अलग है। ठीक है, तो अगर पहले बात करें कि हिमालय का एक्सटेंशन है कहाँ का, कौन कौन से राज्यों में हिमालय डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले यहाँ पर कौन सा राज्य है? कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये लद्दाख क्षेत्र, उसके बाद हिमाचल, फिर ये उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आके एक ब्रेक लग गया हिमालय में, और ये ब्रेक क्या हुआ? उसके बाद इसके आपको घुमाव पड़ गया, यानी कि पिन आपका एकदम से बैंड हो गया, घूम गया। कहाँ ये जा रहा था? आपका पश्चिम से पूरब की ओर, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इसने एंट्री मारी, हिमालय क्या हो गया? एकदम से टर्न ले लिया, मुड़ गया एक साइड से, और मुड़कर फिर कैसा होगा इसका एक्सटेंशन? उत्तर से दक्षिण की ओर।
और ये कहाँ पर है? पूरे भारत के हमने 7 राज्य पढ़े थे आपके 7 सिस्टर्स, उसमें आपके 4 राज्य थे जो किससे बाउंड्री बनाते थे? म्यांमार से। उन पूरे 4 राज्यों में उत्तर से दक्षिण इसका फैलाव हो गया और तब इसे बोल दिया गया पूर्वांचल या फिर अराकान योमा। अराकान आपके न्यूज में लगातार रहा है, क्यों? क्योंकि जो रोहिंग्या थे वो आपके म्यांमार के उस क्षेत्र में थे, अराकान प्रोविंस से। तो जो पहाड़ी श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक पूरी मौजूद है, इसको आपके हम लोग हिंदी में बोलते हैं, भारत में बोलते हैं पूर्वांचल, और म्यांमार में इसको बोलते हैं अराकान योमा। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? हिमालय के बारे में। तो हिमालय की 3 श्रृंखला हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जब पहली बार बना तो ग्रेट हिमालय बना, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसमें भारत की क्या, दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंजेज हैं उसमें मोस्टली इसी में आती हैं। चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे नंगा पर्वत हो, चाहे धौलागिरी हो, चाहे मकालू हो, जितनी दुनिया की आप हाईएस्ट पीक्स का नाम सुनेंगे मोस्टली किस में लाइज करती हैं? वो मोस्टली आपकी लाइज करती हैं ग्रेट हिमालय में। ठीक, कहाँ कहाँ पर देखिए। दूसरी चीज़, इसमें ज़्यादातर आपके जो हैं वो ग्लेशियर हैं। इनकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है? वो 6000 मीटर तक ऊंचाई भी है, 5500 मीटर से ज़्यादा ऊंचा। 5500 मीटर मतलब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई, 6 किलोमीटर की ऊंचाई से। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर आपके परमानेंट बर्फ जमा रहता है। तो भारत में जितनी भी नदियाँ निकलती हैं जो उत्तर की तरफ से बहकर आती हैं, चाहे वो आपकी कौन सी हो, शारदा नदी हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे गोमती हो, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो, इस सारी की सारी इनका जो उद्गम होता है वो किस रेंज में होता है? किसमें? ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय में क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लाइज करता है? यहाँ पर है ग्लेशियर। ठीक, तो भारत की जितनी भी अच्छी, पूरे विश्व की जितनी ऊंची चोटियाँ हैं वो सारी कहाँ पर है? इसी रीजन में। और हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ है? वो है आपका कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक? नामचा बारवा तक। ठीक, नामचा बारवा। अभी नामचा बारवा कहाँ पर है? कहाँ पर है ये है आपका यहाँ पर, ये दिख रहा है ये। ठीक, तो और नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये वाला। तो हिमालय एक्सटेंडेड है कहाँ से लेकर? हम कह सकते हैं नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक। और जब हिमालय की बात करेंगे तो पार्टिकुलरली किसकी बात हो रही होती है? आपकी ग्रेट हिमालय की बात हो रही होती है। तो ग्रेट हिमालय कहाँ से एक्सटेंडेड है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक। और इस ग्रेट हिमालय में या फिर आपके हिमाद्री में ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री सुने हैं ना, नंदा देवी। अभी नंदा देवी न्यूज में रहा था, किस लिए न्यूज में था? ठीक, क्या हुआ था? हाँ, ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया और इस वजह से तपोवन वहाँ पर नुकसान हुआ, और धौलागिरी पता है ना। उसके बाद ऋषिकेश तक इसका प्रभाव महसूस किया गया, उसकी वजह से बाढ़ आई, आपके उत्तराखंड में काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक, तो ये वाला कौन सा रीजन है? वो नंदा देवी है, वो यहाँ पर लाइज करता है, ये वाला रीजन। ठीक, तो देखिए, तो जो हिमाद्री है वो नंगा पर्वत से लेकर आपके नामचा बारवा तक है, और ये भारत की सबसे उत्तरी साइड में है। जो मैकमोहन जो लाइन खींची गई, मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? किसके बीच? भारत और तिब्बत के बीच है, भारत और चाइना के बीच, भारत और तिब्बत के बीच, याद रखना है। जब मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई तो भारत और तिब्बत के बीच थी, और चाइना इसलिए मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। बात समझ में आ गई? मैकमोहन लाइन को अगर वो मानता तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था फिर तो। मैकमोहन लाइन क्या है? जो भारत का जो क्लेम्ड नक्शा है वो आपका वही मैकमोहन लाइन है, जो आपको दिख रहा है यहाँ से, यही पूरी मैकमोहन लाइन है, जितनी बाउंड्री आपको दिख रही है ये। अब चाइना इसी को तो नहीं मानता है। तो भारत और क्या था? तिब्बत। जब आपके भारत ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो अंग्रेजों ने, तिब्बत एक ऑटोनोमस प्रोविंस था उस समय, एक समझिए आपको स्वतंत्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करता था। तो उस समय एक आपकी लाइन ड्रॉ की गई, उसमें माना गया कि जो हिमाद्री की जो ऊंची चोटियां हैं, धरातल पर निरीक्षण नहीं हुआ था, सिर्फ कह दिया गया, आपके टेबल पर बैठ के कहा दिया, देखो भाई ये ऊंची चोटियां हैं, इससे इधर का तुम रहे, इससे इधर के हम रहे। तो कन्फ्लिक्ट इसलिए भी ज़्यादा है चीन और भारत के बीच में। अब हो सकता है एक चोटी यहाँ पर हो ऊंची वाली, एक चोटी यहाँ पर हो, तुम मान रहे हो वो वाली, हम मान रहे हैं ये वाली, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा। ठीक, इसीलिए क्या है, आपके विवादित आपकी सीमा है वो ज़्यादा है। ठीक,
तो हिमाद्री में कौन कौन सी आपकी कौन कौन सी जगह आती है? इसमें कई सारी चोटियाँ आती हैं। यहाँ पर आता है नंगा पर्वत, यहाँ पर आ जाता है आपका नंदा देवी, फिर मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इधर आकर आपका नामचा, बारबा। इसमें कई सारे आपके ग्लेशियर भी आती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक। जितने भी आप ग्लेशियर सुनेंगे मोस्टली ट्रांस हिमालय के छोड़कर वो सारे किस में होंगे? सब हिमाद्री में होंगे, ठीक है। अगर बात करें कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो हमने पढ़ी आपकी K2, और K2 किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का या हिमालय का? ट्रांस हिमालय का, लेकिन हमारे कब्जे में भी नहीं है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची हिमालय में स्थित चोटी कौन सी है, तो वो आपकी पड़ती कंचनजंगा। अभी कंचनजंगा कहाँ पर है? ये है आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर एरियाज में, ठीक, बिल्कुल पास में है किसके? माउंट एवरेस्ट के। तो पूरे वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ऊंची जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो भी आपके सिक्किम के बिल्कुल आपके कंचनजंगा के ईस्ट वेस्ट की तरफ है। तो आपका ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा से और इधर के लिए बढ़ेंगे तो पड़ेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक। नेपाल में इसको बोलते हैं आपके सागर माथा। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,800 कितना, तो ठीक 50 करीब करीब, ठीक है। 86 सेंटीमीटर ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ गई पिछली की तुलना में। तो पहले कितनी थी? 8,848 पढ़ते होंगे किताबों में, तो उसमें 86 सेंटीमीटर और ऐड कर लीजिएगा। ये न्यूली क्लेम्ड आपकी है, जिसको बताया किसने? सर्वे डिपार्टमेंट, नेपाल और चाइना के दोनों मिलकर, ठीक है। तो आपका माउंट एवरेस्ट, उसके बाद ये है पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक। और भारत की सबसे हाईएस्ट पीक भारत में ही स्थित जो हिमालय में है वो कौन सी है? कंचनजंगा। बात क्लियर? तो विवादित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। भारत में स्थित नहीं है, नक्शा हमारा जरूर वहां तक बना हुआ हो K2 तक, लेकिन K2 एट प्रेजेंट हमारे डोमिनियन में, हमारे स्टेटस में, हमारे कब्जे में नहीं है। फिर पूछा जाए कि भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो फिर से कंचनजंगा, क्योंकि आपके किस में? ये हिमालय में है, और दूसरी बात ये भारत के कब्जे में है, भारतीय हिस्से में है। बात क्लियर, ठीक। उसके बाद दूसरी रेंज आती है जिसको क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है मिडिल हिमालय, यानी कि हिमाचल। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो दूसरे टाइम पर हुआ, जब आपका दूसरी बार टक्कर मारी किसने? इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट के लिए। अब मिडिल हिमालय जो बना है वो आपका, उसका भी एक्सटेंशन क्या है? वो भी आपके इसी के समानांतर पर्वत श्रृंखला को, ये वाली के समानांतर आपके इसमें है, ठीक। इसके कई सारे लोकल नाम हैं, क्योंकि ये आपके ग्रुप में पाया जाता है। जब ये आपके यहाँ पर मौजूद होता है, अब इसे बोलते थे पीर पंजाल श्रृंखला, सुना है कि नहीं? ठीक। उसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो इसमें नाम लिखा हुआ आपने धौलागिरी, सुना गया कि नहीं? ठीक। फिर महाभारत टिब्बा, ऐसे कई सारे इसके नाम हैं लोकल, जो क्या हैं? ये किसके पार्ट है? ये मिडिल हिमालय के पार्ट हैं। अब जो मिडिल हिमालय और मध्य हिमालय, आपके ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पर बीच में आप खुद इमेजिन करिए कि देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जैसे आपका हाथ है ये, ठीक, हाथ के अंगूठे देखिए, आपके ये वाला पार्ट देखिए, तो इसको मान लीजिए आपके सबसे जो बीच वाली उंगली है पार्ट है, इसको मान लीजिए कौन सा हिस्सा? ग्रेट हिमालय। उसके बाद इधर को उतरिए तो इसको मान लीजिए कौन सा? मिडिल हिमालय। अब इसके बीच में खाई दिख रही है, लोअर पार्ट दिख रहा है। ऐसा ही मिलता है कहाँ पर? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, यानी कि आपके हिमाद्री और हिमाचल के बीच में आपका छोटा सा लोअर प्लेन। और वो क्या बन जाते हैं? वैसे तो आपके बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन जब आपका भारत में गर्मी का आवट होती है, जैसे इस समय मार्च के बाद इनमें बर्फ पिघल जाती है और फिर नई घास जमीन से निकलती है, और वो नई घास क्या होता है? फिर मैदानों को बना देती है, और नए मैदानों को क्या होता है? फिर आपके चरागा के रूप में प्रयोग करते हैं। और कहाँ पर? ये ज़्यादातर मिलता है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में। और वहाँ इनको किस नाम से जानते हैं? इन्हें जानते हैं मर्ग नाम से। तो आपने सुना होगा गुलमर्ग, सुना है कि नहीं? ठीक। तो गुलमर्ग क्या है? एक घास का वो वाला क्षेत्र जो मिडिल हिमालय और हिमाद्री के मिडिल में है, बीच में है। और वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर चरागाएं, आपकी कौन सी भेड़ पाली जाती है? वहाँ पर भेड़ पाली जाती है कौन सी? लद्दाख में, याद होगा आपको, बताई थी मैंने, ठीक। तो वहाँ ऐसे ही एक समुदाय है जिसका नाम है गुज्जर बकरवाल, और वो गुज्जर बकरवाल क्या करता है? वो इन्हीं घास के ऊपर डिपेंड रहता है। कौन से मौसम में? कौन से? इस मौसम में। आपने देखी इस वाले रोड पर, हाईवे के किनारे बिजनौर रोड पर, इस पर देखा होगा आपके हजारों की संख्या में आपके भेड़ें ले जाकर लोग जाते हुए दिखेंगे, देखे नहीं कभी? कभी हाईवे पर आपने ऐसा देखा कि सैकड़ों, आपकी हजारों की संख्या में आपकी भेड़ें जा रही हो किसी दूसरे डायरेक्शन में? यही आपकी कौन है? ये गुज्जर बकरवाल समुदाय। ये क्या करता है? जब आपके मार्च का महीना आता है, तो जब गर्मी बढ़ने लगती है, तो मिडिल हिमालय और आपके ग्रेटर हिमालय के जो बीच की जो घाटियाँ थीं,
बीच के स्थान थे घास के जो मैदान है, लोअर पोर्शंस हैं, उनमें बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने के बाद इस क्षेत्र में फिर से नई घास निकलती है और नई घास क्या करते हैं, फिर वो आपके भेड़ चराने के काम में लेते हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा आपके मई जून सितंबर, आपके जनवरी, मई जून जुलाई अगस्त तक क्या होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, भारत में ठंड आने लगती है और जब ठंड आएगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ दिखेगा, इस वाले रीजन में। तो यहाँ से फिर से बर्फ जमने लगती है। जब बर्फ जम जाएगी तो आपके किसको खिलाएंगे, फिर जो भेड़ा लेकर आए उनको क्या खिलाएंगे। फिर ये मूवमेंट कर जाते हैं कहाँ के लिए, नीचे वाले पार्ट के लिए, शिवालिक के लिए या फिर राजस्थान के लिए। तो इनका जो मूवमेंट है वो पूरा आपका चलता रहता है कहाँ कहाँ पर, इस वाले पोर्शन में। यहाँ पर चराएंगे आपके जानवरों को। जब क्या होगा, भारत में जब ग्रीष्म ऋतु होगी और क्या होगा, जब ठंडा आने शुरू हो जाएगी तो इस वाले रीजन में ले आएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ, घास के मैदान बचे नहीं हैं, खेती होती है एक्सटेंसिव, तो ये क्या करते हैं, अपने जानवरों को यहाँ ले आते हैं इस रीजन में, लद्दाख आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में। और फिर से आपका ये सीजन आई, ठंड के मौसम में पूरे राजस्थानी क्षेत्र में रखेंगे, हरियाणा या राजस्थान और आपके सेंट्रल इंडिया में। और जैसे ही आपका क्या हुआ, मौसम परिवर्तन हुआ, फरवरी मार्च आया, इधर ले आए और सितंबर अक्टूबर आया, फिर से आपका मूवमेंट कर लिया। तो ट्रांसपोर्टेशन इनका बीच में चलता रहता है। इनको बोलते हैं, ऐसी प्रजाति को बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स, घुमंतु प्रजातियाँ। ठीक, देखा होगा बरेली में भी आपकी जगह जगह क्या डालते हैं, डेरा डालते हैं। ठीक है, बात क्लियर। तो आपके वो घास के मैदान या वो निचले क्षेत्र जो आपके ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य में पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मर्ग। ठीक, फिर आता है उसके बाद वाला क्षेत्र। देखिए जो मिडिल हिमालय है ये फेमस है किसके लिए, हिल स्टेशंस के लिए। हिल स्टेशन मतलब, अरे नहीं जानते, हाँ क्या होता है, अरे वहाँ घूमने जाते हैं। नैनीताल क्या है, हिल स्टेशन है। ठीक, खटीमा क्या है, हाँ मतलब हिल स्टेशन दिमाग घुस गया तो हर जगह वही चिपका दोगे। ठीक है, ठीक है, नैनीताल है, शिमला है, ठीक है, मंसूरी है, ये सारे क्या हैं, ये वो क्षेत्र हैं जो हिल स्टेशंस हैं। तो ऐसे ही जो मिडिल हिमालय है वो हिल स्टेशंस के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एज आपके डेस्टिनेशन इनको आपके डेवलप किया गया है। तो मिडिल हिमालय में अच्छे अच्छे आपके हिल स्टेशंस हैं। उसके बाद जो रेंज आती है तीसरी वाली, उसको बोला जाता है शिवालिक रेंज। क्या बोला जाता है, शिवालिक रेंज। ठीक, शिवालिक रेंज सबसे न्यूएस्ट फॉर्मेशन है। हरिद्वार कितने लोग गए आप में से, ठीक, बहुत बढ़िया। हरिद्वार जब जाते तो देखा होगा, हरिद्वार गंगा घाट पहुंचने से पहले एक छोटे मोटे पहाड़ पार करते होंगे, देखा है कि नहीं। और हरिद्वार से आप आपके ऋषिकेश जाते तब भी आपकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पड़ती होंगी, तो वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यही शिवालिक रेंज है। ठीक, अब टनकपुर जाते हैं, पूर्णागिरी गए होंगे तो टनकपुर जाते हैं, तो टनकपुर के पास में जो आपकी छोटी पहाड़ी श्रृंखला है वो कौन सी है, शिवालिक। बात क्लियर। तो ये जो रेंज है वो क्या है, आपकी काफ़ी ऊंचाई इसकी कम है। इसकी जो हाइट है वो एवरेज कितनी है, वो आपकी 1500 आपके मीटर तक है, और ये काफ़ी कम ऊंचाई वाली रेंज है। इसीलिए इसमें क्या होता है, और दूसरी बात इसका फॉर्मेशन आपका रिसेंटली हुआ है, तो जब बरसात होती है तो इसमें मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, पत्थर कम है, तो ऐसे में यहाँ पर भूस्खलन तेज़ी से होता है। तो देखा होगा आपके हमारे जो माउंटेन रीजन है हिमालय, इसमें 4 बूंद पड़ जाए तो भूस्खलन की खबर आ ही जाती है, लैंडस्लाइड की, वहाँ रोड ब्लॉक हो गया कि वहाँ भूस्खलन हो गया, पड़ा है कि नहीं। वैसे हमारे दिमाग में जो माउंटेन की जो इमेज चलती है वो कैसी होती है कि पत्थरों का टीले होंगे बहुत बड़े, लेकिन हिमालय कैसा है, हिमालय पत्थरों से कम बना है, किससे ज़्यादा बना है, अवसादों से ज़्यादा बना है। हुआ क्या था कि आपका जो यूरेशियन प्लेट थी और इंडियन प्लेट थी, उसके बीच में जो समंदर था उसमें तलछटी थी, उसकी तलछटी में जो सेडिमेंट पड़े हुए थे, जब टक्कर हुई तो भाई सेडिमेंट ऊपर को उठ गए। अब सोच कर देखिए ऐसे में क्या होगा, हिमालय में आपकी मिट्टी ज़्यादा आएगी, गाद ज़्यादा होगी, या फिर आपके रॉक्स ज़्यादा होंगी, गाद ज़्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में इसीलिए चूंकि हिमालय का अवसादों का आपका बना हुआ है, याद रखना इस बात को, हिमालय किसका बना है, सेडिमेंट्स का बना, उसके अंदर सेडिमेंट्स ज़्यादा हैं, किसके, सागर की तलछटी के, सागरीय तल के अवसाद ज़्यादा हैं, ओशनिक फ्लूइड्स के सेडिमेंट्स बहुत हैं। इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, आपकी थोड़ी सी मिट्टी पड़ी, थोड़ी सी नमी आई तो उसके अंदर भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। बात क्लियर। इसीलिए इंडिया को वहाँ पर रोड मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, खर्चीला भी पड़ता है, रिस्क भी बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरी रेंज है जो शिवालिक है, शिवालिक का इसको हम लोग बोला जाता है ये सबसे निचली रेंज है, और ये बाउंड्री बनाती है कहाँ पर, इसके बाद शुरू हो जाता है शिवालिक के बाद मैदानी क्षेत्र।
ठीक। दूसरी चीज शिवालिक, जैसे कि आपका ये वाली रेंज सेग्रेगेटेड है, आपकी जो हिमाद्री है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक है, उस तरह शिवालिक पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये कहाँ पर है? ये पंजाब आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर इसका जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश भूटान तक है, उसके बाद इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक। जैसे जो लोग आपके दार्जिलिंग वगैरह गए होंगे, सिक्किम गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि दार्जिलिंग सिक्किम में एकदम ऊंचे खड़े पहाड़ है, क्योंकि वहाँ शिवालिक कम है। शिवालिक मतलब आपके ऊंची कम, आपकी निचली आपकी पहाड़ियाँ। हिमाद्री मतलब आपके बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, और हिल स्टेशन मतलब मध्य हिमालय। बात क्लियर? ठीक। मोटे मोटे तौर पर इसको यूँ समझ लेना है। ठीक है। अब अगर बात करें हिमालय के बारे में थोड़ा सा और, तो हिमालय क्या है आपके, जैसे मैंने पहले बताया, याद रखना है हिमालय क्या है। हिमालय क्या है? आपके अवसादों के तलछटी से बने हुए पर्वत हैं। ऐसे में उनको मेंटेन करना, वहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। भारत के लिए हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली रीजन है कि भारत आपके हिमालय क्या करता है, भारत में एक बैरियर की तरह काम करता है, रुकावट की तरह काम करता है। किस किस का रुकावट? एक तो आपकी जो सेंट्रल इंडिया से, सेंट्रल एशिया से आती कौन सी ठंडी हवाएं जो आती हैं, उनको रोकता है। इसीलिए भारत क्या हुआ, उत्तर का जो मैदान है वो रहने लायक बना। अदरवाइज तिब्बत की तरह ही भारत होता। तिब्बत कैसा है? ये जो रीजन है ये कैसा क्षेत्र है? ये वाला जो ट्रिगर मेरा दिख रहा है आपको, ये वाले क्षेत्र में जहाँ चाइना तिब्बत लिखा हुआ है, यहाँ पर ही बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। या आबादी बड़ी नाम मात्र की है, इतनी नाम मात्र की आदमी अगर क्या हो जाए, एक परेशान हो तो दूसरा आपकी आवाज़ देगा तो आपके अगर 10-20 किलोमीटर तक भी आदमी नहीं दिखेगा। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, 10-20 मीटर में 10-20 सिर तो दिख ही जाएंगे। हमारे इतनी घनी आबादी है, तो सोचिए अगर आपका तिब्बत की तरह क्लाइमेट अगर इंडिया में होता तो इतनी आबादी होती नहीं होती। दूसरी चीज़, जो मिडिल एशिया से जो लुटेरे आए आक्रमणकर्ता, आपके जो आक्रमण करने वाले आए भारत पर कब्जा करने वाले, उन्होंने उनकी वजह से हिमालय ने थोड़ा रुकावट पैदा की। बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन कुछ तो फर्क उसकी वजह से पड़ा। ठीक। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें हिमालय आपके भारत के लिए, हिमालय की तो क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या आर्थिक उपयोग है? इसमें क्या है कि आपका बहुत यहाँ पर आपके वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो आपके दुर्लभ प्रजातियों के लिए फेमस हैं। ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से क्या हुआ, आपका ह्यूमन इंटरवेंशन यानी मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर नाम मात्र का है। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ पनप सकी जो ह्यूमन सेटलमेंट में, मानवीय हस्तक्षेपों में आपकी पनपती नहीं है। इसी में से एक आपका प्रजाति बताता हूँ जिसका नाम है ब्रह्म कमल। ये कहाँ मिलता है? ये हायर एल्टीट्यूड में मिलता है, उत्तराखंड के नंदा देवी जो ग्लेशियर है उसी जगह पर आपका ये मिलता है। और ये क्या है, ये आपकी वो प्रजाति जो भारत में काफ़ी रेयर है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी रेयर है। एक आपने पढ़ा होगा जिनसेंग, पढ़ा है कि नहीं? जिनसेंग आप जो दवाइयाँ खाते हैं जिनको मल्टीविटामिन दिया जाता है, किसी को आंखों के नीचे क्या होगा, अंधेरा छाने लगा तो आपके डॉक्टर क्या पकड़ाते हैं? अब क्या पकड़ाते हैं? मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन। ठीक। तो उन्हीं में आपके जो न्यूरोकाइंट गोल्ड वगैरह जो आते हैं कैप्सूल्स, उन्हीं में पढ़ना कभी उसमें लिखा होता है जिनसेंग। जिनसेंग क्या है, वो आपकी दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटी है, वो भी इसी क्षेत्र में मिलती है। तो ये जड़ी बूटियों का खजाना है। दूसरी चीज़, इसमें क्या होता है, काफ़ी बड़े बने, घने बने, तो वहाँ से भारत के लिए टिम्बर मिलता है। टिम्बर क्या होता है? अभी टिम्बर क्या होता है? टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी, फर्नीचर बनाने के जो काम आए। चीड़ कहाँ मिलता है? ठीक। पाइन कहाँ मिलता है? नैनीताल जाते हो तो देखा होगा आपके पेड़ मिलते हैं आपके नुकीले वाले, जैसे आपके पत्तियाँ कैसी होती हैं, नुकीले टाइप, कांटे के प्रकार की होती हैं, उसको पाइन्स बोलते हैं। वो भी कहाँ मिलते हैं? हिमालय में। बात क्लियर? ठीक। तो हिमालय क्या है आपका, भारत के उत्तरी फ्रंटियर पर आपके वेस्ट टू ईस्ट तक पूरी तरह कन्वर्टेड है। नामचा बारवा के पास जाकर क्या हो जाता है, इसमें एक बैंड पड़ जाता है, और बैंड पड़ने के बाद क्या होता है, ये एक्सटेंड हो जाता है कहाँ के लिए, ये हो जाता है आपके नागालैंड की तरफ घूम जाता है। नागालैंड से नीचे की फिर आ जाएंगे तो मणिपुर और मिजोरम के लिए। तब इस पर्वत श्रृंखला को यहाँ पर बोल दिया जाता है, इसको पूर्वांचल। क्या कह देते हैं? पूर्वांचल। या फिर इसको नाम दे दिया जाता है आपके म्यांमार में अराकान योमा। अब इस जो पूर्वांचल और अराकान योमा है, यहाँ पर कई सारी श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली जब इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी आती नागा हिल्स, मिजो हिल्स, बरेल हिल्स, पटकाई बूम, कई सारी हैं। ठीक। इनके बारे में स्पेशली हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है। फिर जो दूसरा रीजन आता है, यानी आपका ये था किसके बारे में, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। कोई डाउट किसी को? हाँ बताइएगा।
बिल्कुल उसी का हिस्सा है, सबमर्ज्ड माउंटेन्स है वो चोटियां हैं आपकी इसकी माउंटेन्स की। बिल्कुल आता है, एक बार नहीं, आपके जो आपके सिविल्स के एग्जाम में आरओ वगैरह इसमें कई बार पूछा गया ये माउंटेन्स कि जो आपके अंडमान निकोबार है वो क्या हैं, द्वीप हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, या फिर आपके पहाड़ डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। तो वो क्या हैं, वो डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। यानी जो आपके इंडिया वाला जो माउंटेन है ये वाला जब एक्सटेंड हुआ तो पूरी तरह यहाँ तक एक्सटेंडेड है, नीचे कोई डूबता चला गया, वाटर लेवल बढ़ गया और ये नीचे को डूब गया। तो इस वजह से क्या वो जो चोटियां थी वो द्वीपों की शक्ल में दिखने लगी। बाद में ह्यूमन सेटलमेंट हो गया तो यही बन गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात क्लियर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताना रह गया इसमें कि ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो घास के मैदान है उनको क्या बोल दिया, मर्ग बोल दिया। लेकिन जो हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में उन्हें क्या बोल देते हैं, उन्हें बोल देते हैं द्वार्स, जैसे या फिर दून, जैसे हरिद्वार या फिर देहरादून, कोटली दून। बात क्लियर। तो जो आपके घास के मैदान यहाँ मिलते थे उनको बोल दिया मर्ग, और इनको क्या बोल दिया, इनको बोल दिया आपका द्वार्स या फिर दून। ठीक, मर्ग कहाँ बोला गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अगर यही मर्ग जैसी कंडीशन कहाँ मिले, ये मिल जाए आपको उत्तराखंड में, तो तब इसको बोल दिया जाता है बुग्याल। क्या बोलते हैं, बुग्याल। याद रखना है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर, इसको मर्ग बोलेंगे, और इस रीजन में मिलेगी, यानी अगर ये यहीं पर मिलती है तो इसे बोला जाता है बुग्याल, और यहाँ बोलेंगे तो इसे, सॉरी इसे में यहाँ मिलेगी तो इसे बोलेंगे मर्ग, और यहाँ मिलेगा तब इसे क्या बोलेंगे, बुग्याल। तो बुग्याल भी घास के मैदान हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और मर्ग भी घास के मैदान है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं। बात क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की। तो कश्मीर घाटी क्या है, कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे, लगातार न्यूज में आता है। ठीक है, पिछले 2 साल से तो लगातार ही न्यूज में है जम्मू एंड कश्मीर। पहले आपका क्या हुआ, 370 आर्टिकल के संशोधन के लिए प्रसिद्ध, आपका फेमस था एवरोगे। आपका जो 370 आर्टिकल है, यानी आपका अनुच्छेद 370 है, वो हटा दिया गया, फिर संशोधित किया गया। हाँ, यूपीएससी वाले कम से कम ये तो ना ही बोले, वो आपका आर्टिकल आज भी है, संशोधन किया गया, उसमें हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो संशोधन के उपरांत क्या हुआ, उसके स्टेटस चेंज कर दिया गया। इस स्टेटस चेंज के बाद क्या हुआ, उसमें आपके 2 स्टेट्स बने, 2 आपके यूनियन टेरिटरी बनी। उसके बाद तब इसलिए फेमस था। उसके बाद चाइना से आपकी स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया का, तो इसलिए फेमस है, न्यूज में है। तो जो कश्मीर क्या है, कश्मीर वो क्या है, घाटी है। वो घाटी किसके बीच में है, इसके नॉर्थ में, इस डायरेक्शन में पड़ता है कौन सा, यहाँ पर पड़ता है ग्रेट हिमालय, और नीचे की तरफ कौन सा है, मिडिल हिमालय। बात क्लियर। तो कश्मीर घाटी क्या है, बो और सरंग, आपकी बो घाटी जो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, और मिडिल हिमालय की बो रेंज आपकी जो कहाँ मिलती है, इस वाले रीजन में, इसको तो ग्रेट हिमालय कह दिया, जहाँ पर ये कश्मीर है। तो कश्मीर के उत्तर में है ग्रेट हिमालय, यहाँ पर मिलता है कश्मीर घाटी। उसके नीचे में यहाँ पर जो श्रृंखला है वो कौन सी है, कौन सी है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का, यानी कि हिमाचल का हिस्सा है। बात क्लियर, किसका हिस्सा है, हिमाचल का। ठीक, तो देखते होंगे आप, देखिए जब यहाँ से जाते तो इधर के लिए पड़ता है जम्मू रीजन, वो जम्मू है वो इस रीजन में। तो जम्मू कहाँ पर है, शिवालिक और पीर पंजाल के मिडिल में। तो जो लोग कटरा वगैरह जाते हैं, जम्मू गए होंगे, अम्बाला को आगे बढ़ के तो देखा होगा, वहाँ पर आपको जो ट्रेन जाती है वो थोड़े से ऊंचे स्थानों पर जाती है, क्योंकि वहाँ पर शिवालिक पड़ता है हरिद्वार की तरह, ज़्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन माउंटेन है शिवालिक। उसके बाद जम्मू पड़ता है, जम्मू के बाद आगे पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद कश्मीर घाटी आएगी। बात क्लियर, ठीक, इधर वाले रीजन में, ठीक, मिडिल हिमालय वाले रीजन। ठीक, अब नेक्स्ट आते हम लोग किसके बारे में, अच्छा देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स है वो क्या है, देखिए एक पूरे एक यहाँ पर एक जगह है, माउंटेन है जिसका नाम है नंदा देवी। तो नंदा देवी है क्या, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। नंदा देवी एक आपकी चोटी है ग्रेटर हिमालय में, एक मंदिर है नंदा देवी के नाम से, एक राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है यानी कि आपका जैव मंडल नीचे, पूरा एक क्षेत्र है कई सारे, इसी के नाम से ग्लेशियर भी है। तो ये पूरा कई सारे पूरा एक लोकेशन है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो क्षेत्र ये होता है जहाँ पर आपके शिकार पर, घूमने पर, घुसने पर प्रतिबंध होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर। लेकिन जब हम बात करेंगे जैव मंडल नीचे की या बायोस्फीयर रिजर्व की,
तो बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आपके कई सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, उसमें आपके अभयारण्य भी हो सकते हैं, उसके अंदर घाटियाँ भी हो सकती हैं। तो जो आपके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और एक घाटी है जिसका नाम है फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर किस लिए फेमस है? वो वहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के बहुत सारे फूल खिलते हैं नेचुरली, और पूरे वर्ल्ड वाइड वो इसीलिए पहचानी जाती है। और वो भारत में एक संरक्षित क्षेत्र है, यानी प्रोटेक्टेड जोन है, जिसको हमने आपकी घोषित कर दिया एक सेंचुरी, एक अभयारण्य। एनवायरमेंट में इसके बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, 3 चीज़ें होती है कौन कौन सी? सबसे बड़ा होता है आपका जैवमंडल नीचे यानी बायोस्फीयर रिजर्व, उससे छोटा होता है कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान, उससे छोटी होती कौन सी? सेंचुरी या फिर अभयारण्य। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते होंगे, बर्ड सेंचुरी पढ़ते होंगे, ये टर्म आपकी बार बार आती है। एनवायरमेंट का सेक्शन होगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा ये चीज़। ठीक है, बात क्लियर? अब आते हैं भारत के कौन से वाले दूसरे मैदान में, यानी आपके भारत के 6 डिवीजन्स थे, उसमें सबसे वाला उत्तरी डिवीजन कौन सा था? नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के 2 हिस्से थे आपके, ट्रांस हिमालय और हिमालय। हिमालय के फिर से 3 पार्ट थे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ठीक, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो आपके घाटियाँ हैं, वहाँ पर घास के मैदान बन जाते हैं, उनको जब लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग, और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल। शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोल देते हैं हम लोग, उन्हें बोल देते हैं द्वार या फिर दून। ठीक, अब आते हैं किस पर? भारत का जो दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका नाम है प्लेन्स, यानी कि मैदान। तो मैदान क्या था? जब हम भारत में अखंड भारत की बात करते हैं या संपूर्ण भारत की बात करते हैं, 1947 से पहले भारत की बात करते हैं, तो भारत में 3 नदी सिस्टम यानी 3 नदी तंत्र प्रमुख हैं। और वो 3 नदी तंत्र कौन से हैं? एक तो यहाँ से निकलकर जो आपके एक जगह है कैलाश मानसरोवर, आपने पढ़ा होगा लेक, जो आपके माउंट कैलाश है, उसी के बगल में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। उसके बगल में एक और झील है जिसका नाम है राक्षस ताल या राकस ताल, पढ़ा है कि नहीं? हाँ, तो मानसरोवर झील के बगल से यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ऊपर को फिर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में चली, जिसका नाम है इंडस या फिर सिंधु। जिसी के नाम से भारत के 2 नाम पड़े, हिंदुस्तान भी उसी से आया और इंडिया भी उसी से आया। दूसरी नदी जो मानसरोवर के पास से निकलती है वो आपके ईस्टवार्ड बहती है और तिब्बत में नामचा बारवा के पास टर्न लेकर इंडिया में घुस जाती है, और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक, तीसरी नदी है जो कहाँ से निकलती है? जो आपके इस रीजन में गंगोत्री से निकलती है और पूरे भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जाकर फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं। अब इन तीनों प्रमुख नदियों की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। जब आपका माउंटेन फॉर्मेशन हुआ हिमालय में उत्तर की तरफ और इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपके बहुत सारी खाली जगह थी जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो जब आपकी लगातार बरसात हुई, जब पानी बहकर आया, तो बहुत सारे जो अवसाद आपके माउंटेन फॉर्मेशन का आकार ले लिए थे, तो आपकी मिट्टी आकर इस गड्ढे में भरती गई, और इस गड्ढे में हम लोग बैठे, उसका नाम था टेथिस सागर या टेथिस सी। और लाखों सालों में ये पूरा गड्ढा आपका पूरी तरह भर गया, और जब ये भर गया, जब सेडिमेंट डिपोजिशन हो गया, अवसाद यहाँ पर जमा हो गए, तब ये बन गया आपका फीचरलेस या फिर आपका एकदम से सपाट जैसा क्षेत्र। और इस सपाट जैसे क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? इसे दे दिया गया उत्तर भारत का मैदान। अभी उत्तर भारत का जो मैदान है ये पाकिस्तान में भी था, भारत में भी है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस पार्ट में भी है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है ये 3 नदियों से बना था। पहला कौन सा? इंडस यानी कि सिंधु। दूसरा रीजन, दूसरी नदी गंगा और उसकी सहायक नदियां। तीसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, टाइम कितना हुआ? अच्छा, तो देखिए जो इंडस है उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। इसमें प्रमुख कौन सी आती हैं? यहाँ पर देख रहे होंगे आपको 3-4 सहायक नदियाँ दिख रहे होंगे। नीचे की तरफ से यहाँ पर सतलज, सतलज से ऊपर जाएंगे तो ब्यास, उससे ऊपर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम।
तो यहाँ 5 नदियां दिखती होंगी आपको, ठीक। इसीलिए इस रीजन को क्या बोल दिया, पंजाब, यानी 5 नदियों का क्षेत्र। अब जो पंजाब क्षेत्र है वो भारत का ही पंजाब नहीं है। जितना आपको ये नदियां दिख रही है इस वाले एटलस में, ये पूरा क्षेत्र कहलाता था पंजाब। जब डिवीजन हुआ 1947 में तो 2/3 हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और 1/3 यानी तिहाई हिस्सा किसमें आया, भारत के हिस्से में, ठीक। गंगा का पूरा मैदान भारत में है, लास्ट का डेल्टा पार्ट छोड़ दिया जाए तो, ठीक। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो किसमें है, भारत में, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में। और पूर्वोत्तर भारत में मेनली कौन से राज्य में, आसाम में। गंगा और ब्रह्मपुत्र जाकर जब मिल जाती तो आपका नया मैदान बनता है आपका, वो कहाँ जाके मिल जाती हैं, बांग्लादेश में, ठीक। और गंगा के अगर मैदान की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ मिलता है आपका ये, हरियाणा में, ठीक। अब कहेंगे हरियाणा में तो गंगा नदी बहती ही नहीं है, तो यहाँ पर गंगा नदी तंत्र की बात हो रही है, सिर्फ नदी की बात नहीं। नदी तंत्र में आपकी उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, यमुना नदी। और यमुना नदी किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है, ठीक। तो यहाँ नदी तंत्र की बात हो रही है, ठीक। तो हरियाणा में, यूपी में, ठीक, इसके बाद बिहार में और वेस्ट बंगाल में, ठीक। एमपी में मैदान नहीं बनता है, नदी तो फ्लो करती है, राजस्थान से भी आपकी आती सहायक आपकी चंबल नदी, लेकिन वहाँ मैदान का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो उत्तर प्लेन है, जो मैदान है, वो 3 नदी तंत्रों के द्वारा बनाता भारत में। कौन कौन सी, सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम, और दूसरा आपका गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसकी वजह से भारत में जो आपका मैदान बना उसमें से इंडस रिवर सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कहाँ चला गया, ये चला गया पाकिस्तान में। इसका बहुत छोटा सा पार्ट बचा भारत में, और हम उसे आज नाम से, किस नाम से जानते हैं, पंजाब के नाम से, ठीक। दूसरा रीजन है कौन सा वाला, गंगा। तो गंगा का जो मैक्सिमम पार्ट है वो भारत में ही है। कुछ छोटा सा पार्ट जो पद्मा नदी के नाम से मशहूर है, उसकी वजह से जो डेल्टा बना, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिल गई, तो वो कहाँ चला गया, बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र की वजह से जो आपका मैदानी क्षेत्र बना वो ज़्यादातर किस में लाइज करता है, आसाम में, ठीक है। अब जो मैदान है उसमें जो मिट्टी आई वो 2 जगह से आई। कुछ आई आपके नॉर्दर्न हिस्से से, इस वाले हिस्से से, यहाँ से, कौन से पार्ट से, हिमालय से। और कुछ मिट्टी कहाँ से पहुँची, प्रायद्वीपीय भारत से। इसीलिए इसमें जो आपके, जब कोई इस प्रकार से अवसादों से जमा हो मिट्टी, तो हम उस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल, ठीक। तो जो एलुवियल सॉइल है यानी कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है वो दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड को जाना जाता है, यानी कि सबसे फर्टाइल होती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए इस मिट्टी में खूब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। एक्सटेंसिव मतलब घनी कृषि की जाती है, सघन खेती करते हैं। सघन का मतलब होता है जब साल में 2-3 फसलें ले लें, और हमारे रीजन में ज़्यादातर कितनी फसलें ले लेते हैं, 2 तो लेते हैं एक साल में, और कई बार 3 भी हो जाती हैं, ठीक। जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर 3 फसलें ले लेते हैं, 2 धान की इस वाले रीजन में, इधर आपके यहाँ नवाबगंज जो पीलीभीत की तरफ जाएंगे 2 धान की फसल होती हैं, एक साठा और एक नॉर्मल वाला, ठीक है, पता है कि नहीं। और उसके बाद एक फसल और, अगर वहाँ मौका नहीं लगा तो क्या कर लिया, गेहूँ कर लिया, आपके एक फसल और कर ली, या फिर बाद में आपके सब्जी, तोरई, भिंडी आपके इस टाइप की, या फिर कोई जो तरबूज, खरबूज, जायद की फसल है वो आपकी प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट देती है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र कहाँ पर हैं, वो इसी मैदान में मिलेंगे। गंगा नदी तंत्र पर आपके यूँ समझिए पूरे भारत में कितनी आबादी है, पूरे भारत में कितनी आबादी है, शर्मा के क्यों बता रहे, खुल के बताओ, ठीक है। जब आबादी है तो है, ठीक है, कितनी है, ठीक है। आपके 2011 जनगणना के अनुसार देखे तो 123 है, 123 करोड़, ठीक। लेकिन एट प्रेजेंट का स्टेटस देखा तो करीब 135 होगी, क्योंकि 2.5 करोड़ हर साल का ऐड कर लीजिए, ठीक है। इतना तो ऑस्ट्रेलिया में हर साल ऐड कर देते भारत में। उसमें से यूँ समझिए करीब 40 करोड़ पॉपुलेशन मैदानी क्षेत्र में, गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र में। इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव आपका रीजन है ये, और इसमें हर फसल पैदा की जा सकती है। विशेषकर कौन सी,
जो चाहिए आपके शाकाहारी लोगों को। कौन कौन सा? गेहूं और दालें, ठीक। और दूध को मीठा करने के लिए चीनी, तो उसके लिए गन्ना उगाना है, ठीक। और साथ में मछली के साथ बना के भात बना के खाना है तो चावल भी उगाना है, तो वो भी इसी क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। अब ये है कौन कौन से राज्यों में? अगर मैदान की बात करें तो कौन कौन से राज्यों में, जरा एक तरफ से देख लेते हैं, जरा आपके भी मैं याद कर लेते, कितना राज्य याद हुआ आपको। ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला पंजाब। और पंजाब में कौन सी नदी की तंत्र की वजह से है? सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद ये वाला रीजन हरियाणा में, और हरियाणा में कौन से नदी तंत्र की वजह से है? गंगा की वजह से, याद रखना, आपके इंडस की वजह से नहीं है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर दिल्ली, उसके बाद बिहार, और ये पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में एक्सटेंडेड है क्या चीज़? उत्तर का मैदान, और इधर आसाम वाला क्षेत्र, ठीक। कौन सी मिट्टी से बना है? जलोढ़ या फिर एलुवियल, ठीक। घर सघन आबादी के लिए प्रमोट करता है। क्या इसमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज? क्या गंगा नदी में या इस मैदानी क्षेत्र में खनिज मिलते हैं? नहीं, ये खनिज क्षेत्र से विहीन है, लेकिन कृषि के लिए मुफीद एरिया है, ठीक। यानी यहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाते। क्या ज़्यादा मिलता है? खेती कर सकते हैं, वो मैदानी क्षेत्र में नहीं है सर। हाँ जी, वो बघेलखंड एक प्लेट्यू है आपका, उस वाले पार्ट का हिस्सा है, ठीक। आपको इसलिए लगा होगा जो सोनभद्र और आपका मिर्ज़ापुर, ये पूरा इलाका है, यहाँ पर आपके भारत में पत्थर मिलते हैं। मायावती जी ने पूरा आपका हाथी पार्क बनवाया, उधर वाला पूरा ये रीजन था, पूरा पत्थर कहाँ से आए? लखनऊ में जितने भी पार्क बने, जितने आपकी मूर्ति वगैरह बनी, आपका अम्बेडकर स्मारक बना, वो सारे पत्थर कहाँ से हैं? उसी रीजन से हैं। तो याद रखिए, वो मैदानी हिस्सा नहीं है भारत का। वो कौन सा पार्ट है? वो सेंट्रल प्लेट्यू रीजन है, ठीक। पठारी क्षेत्र में आपके खनिज मिलते हैं, वहाँ पत्थर भी मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र सिर्फ खेती लायक होता है। घनी आबादी, सपाट रोड, फर्राटा भरते कितने भी दौड़िए, ठीक है, इसके लिए मुफीद है वो, ठीक है। चाहे तो साइलेंसर हटा दीजिए तब भी दौड़िए, ठीक है, वो इस काम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखिए, अब जो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, इसको हमने 4 रीजन में बांटा है। 4 रीजन में कैसे? इसका जो रीजन है वो क्या करते हैं, इसको बांटा उसकी स्ट्रक्चर पर। जब नदियां आपकी हिमालय की तरफ से आएँ, तो जब आपके देखिए हिमालय ऊंचा क्षेत्र है, जब ऊपर से आएंगे तो क्या बहा कर लाएंगे? कंकड़ भी होंगे, मिट्टी भी होगी, गाद भी होगी, छोटे मोटे पत्थर भी होंगे। जैसे ही आपकी नदियां हिमालय आपके हरिद्वार वाले रीजन में आएंगी, हरिद्वार से और नीचे की तरफ चलेंगे, यानी कि आपका ढाल खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले जो पानी में होगा वो कौन सी चीज़ रुकेगी? मिट्टी, गाद, या फिर आपके पत्थर रुकेंगे। तो जो खटीमा वाला रीजन है, इधर आपका टनकपुर वाला रीजन है, उसमें आपके नदियों ने, जैसे ये था पूरा शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज के बाद उन्होंने इस पूरे रीजन में यहाँ पर आपके अवसाद जमा कर दिए, ठीक। इस पूरे अवसाद में क्या था? इसमें कंकड़ की प्रधानता ज़्यादा थी, इसमें पत्थर ज़्यादा है। अब कंकड़ की प्रधानता होने की वजह से क्या हुआ, इस वाले रीजन में क्या होने लगा कि जब कोई नदी आपके ऊपर से आई, तो नदी पहाड़ों पत्थरों के ऊपर से फ्लो करेगी, पत्थरों के अंदर से। तो यहाँ पर कोई नदी आई, वो यहाँ पर आके गायब हो गई, विलुप्त हो गई। तो इस रीजन की पहचान क्या है? इसमें कंकड़ की प्रधानता होती है, और दूसरी बात, इस रीजन में आके नदियाँ गायब हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि आपके पीलीभीत के फुल्लर झील, माधो टांडा, पूरनपुर, इस वाले क्षेत्र के पास एक झील है फुल्लर झील, वहाँ से एक नदी निकलती है, और वो कौन सी नदी है भाई? हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास से जाने वाली गोमती नदी। अब फुल्लर झील में ऐसा क्या है, वो नदी कहाँ से आ गई? वहाँ क्या है उसमें? है मैदानी क्षेत्र में ऐसा कौन सा सोर्स है कि वहाँ से नदी निकल रही है? यही कारण है कि कोई नदी आपकी इस डायरेक्शन से हिमालय से चल रही होगी, बीच में पड़ गया कौन सा वाला क्षेत्र? पत्थर वाला क्षेत्र, और इस पत्थर वाले क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? इसे बोल दिया भाबर। क्या बोल देते हैं? भाबर, ठीक। इस भाबर क्षेत्र में नदी गायब हो गई। जैसे उसे मौका लगा, पत्थर खत्म, मिट्टी आपकी आ गई, तो पानी अब मिट्टी में से होकर तो फ्लो नहीं करेगा, तो आपके ऊपर को दिखने लगी, उसका नाम हो गया क्या चीज़? गोमती नदी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये वाला क्षेत्र जो है जिसमें गोमती नदी दोबारा इमर्ज हुई, यहाँ पर पहले पाया जाता था कीचड़। अंग्रेज जब आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बड़ा दलदली क्षेत्र है, तो वो एक पेड़ लेकर आए जिसका नाम था यूकेलिप्टस। उसकी, और ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे। इसकी खास बात ये थी, जिस भी जगह पर लगा दी उसके पूरे पानी को सुखा के उसको सपाट बना देता है। तो देखा होगा आपके इस वाले पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ दिखेगा? यूकेलिप्टस ही दिखेगा,
और इस रीजन को बोला गया कौन सा क्षेत्र, इसको बोलते हैं तराई। तराई वाला क्षेत्र दलदली इलाका था और इसमें घने वन थे, और ये आपके जंगली जानवरों के लिए बड़ा फेमस क्षेत्र था। इसमें आपके टाइगर मिलते थे, लायन यानी कि शेर मिलते थे, हाथी, गैंडे, इस पूरे रीजन में। और यहाँ पर बड़ी अच्छे अच्छे टिम्बर था, यानी लकड़ियाँ थी इमारती। अंग्रेजों ने जंगल कटवाने शुरू किए तो पता लगा कि शेर, टाइगर, तेंदुआ उनको आपके उठा ले जाते थे मजदूरों के लिए, पेड़ काटने वालों को। अब उन्होंने कहा ऐसे तो दाल गलेगी नहीं, तो उन्होंने ट्रॉफी रखी हुई। ट्रॉफी मतलब बोले कौन कितने जंगली जानवरों को, शिकारियों को मार देगा, यानी कि आपके बाघों को और शेरों को। उन्हीं में से एक शिकारी थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, पढ़ा है? तो 100 आपके पूरे इस क्षेत्र में कभी माना जाता है 80,000 से ज़्यादा आपके बाघ थे, इस पूरे उत्तर मैदान और आपके हिमालय वाले पार्ट को मान लिया जाए तो 80,000 बाघ। इतने बाघों का पूरा क्षेत्र था जब अंग्रेज आए थे तब। तो इसका मतलब हम समझ सकते कि यहाँ पर आबादी बड़ी नाम मात्र की होगी और घने वन थे। समय के साथ क्या हुआ, आपके अंग्रेजों ने ट्रॉफी रखी, आबादी बढ़ती गई, जंगल साफ होते गए, बाघ भी मारे जाते रहे, इनकी आबादी कम होती रही। और बाद में जो तराई का क्षेत्र था, यूकेलिप्टस की देन समझिए, और कुछ हमारी हरकतें, कुछ बरसात कम, इन सब का योग रहा कि पूरा तराई क्षेत्र साफ करके आज क्या बना दिया, आज इसको बड़ा खेती वाला क्षेत्र बना दिया। तो तराई जो कभी फेमस था जंगली आपके जानवरों के लिए, घने वनों के लिए, दलदली क्षेत्र के लिए, आज उस तराई क्षेत्र में क्या मिलता है? इसमें से कोई फीचर देखा आपने? तराई कहीं कहीं दलदली क्षेत्र तो होगा, लेकिन ना तो वन बचे इसमें और ना ही जंगली जानवर। बस एक ही जगह बची जहाँ पर आपके जंगली जानवर वन दोनों मौजूद है, वो है दुधवा। वो भी उसको राष्ट्रीय स्मारक आपके क्षेत्र आपके घोषित कर दिया, इसलिए बचा हुआ है, वहाँ प्रोटेक्शन बहुत हाई है। ठीक, तराई के बाद वाला क्षेत्र क्या होता है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें पहले आपकी बाढ़ आती रहती थी, और इस बाढ़ की वजह से यहाँ पर उछला क्षेत्र हो गया और उसको बोल दिया गया भांगर। क्या बोल दिया? भांगर क्षेत्र। नदियों के किनारे वाले क्षेत्र में आज भी बाढ़ आती रहती है, जहाँ आज भी बाढ़ आती है उसको क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं खादर। ठीक, खादर कौन सा? चौबारी। हर साल बाढ़ आती है, हमारा कर गए ना। ठीक, हर साल नदी आपके फ्री स्विमिंग पूल बन जाता है। ठीक है, पूरे क्षेत्र में देखा है कि नहीं? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आज भी बाढ़ आती है उसे क्या बोल देते हैं? खादर। जहाँ पहले बाढ़ आती थी अब बाढ़ नहीं आती उसे क्या बोल देते हैं? भांगर। जहाँ पहले दलदली क्षेत्र था अब दलदली क्षेत्र नहीं है, आपकी खेती करने लगे, वहाँ पर आपका एक्सटेंसिव वन नहीं था, वो क्या नाम है? तराई। और जहाँ पक्कड़ पत्थरों से ज़्यादा बना हुआ है, जहाँ पर नदियाँ क्या होती विलुप्त हो जाती हैं आकर, उसका नाम भाबर। तो हमने उत्तर भारत के मैदान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। किसके आधार पर? उसकी फिजियोग्राफी के बेस पर, यानी किस प्रकार के मिट्टी से उसका फीचर क्या है। अब इन चारों रीजन में सबसे ज़्यादा अच्छी खेती कहाँ पर होगी? सबसे बढ़िया खेती कहाँ पर होगी? तराई रीजन में। ठीक, सब में होगी, किसको छोड़कर? भाबर को छोड़कर। पथरीला इलाका इसलिए ज़्यादा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बात क्लियर? ठीक, टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पर काफ़ी, बाकी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में अगले कल। ठीक, अब सही है, हम भी पुराने हो गए, तुम भी हो गए, ताली बजाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक, पढ़ते रहो बस, घर जाकर खुश रहो। कोई डाउट हो किसी को बाद में अभी पूछ सकते हो बाद में, ठीक है, क्लास के बाद भी। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? ओवर तो नहीं है? कम है? अच्छा हाँ।